हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज है सेकंड वीडियो एक एजुकेशनल सीरीज की, जिसमें हम लगभग 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाने वाले हैं और A to Z सारी नॉलेज कवर करने वाले हैं। तो कल से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, तो एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे वीक में 2 दिन ये सीरीज आया करेगी और अगले 50 वीक तक ये चीज़ें चलेंगी। तो लगातार नॉलेज की यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कल हमने समझा था कि जो स्टॉक मार्केट क्या है बेसिकली, और यहां पर लिस्टेड कंपनीज किस तरीके से अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं और कैसे हम खरीद बेच कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, ये निफ्टी जूनियर क्या होता है, जिसको हम निफ्टी नेक्स्ट भी कहते हैं, निफ्टी 50 भी कहते हैं और BSE 30 भी कहते हैं। तो ये इंडेक्स होते क्या हैं, ये बेसिकली मैं अगर निफ्टी 50 से स्टार्ट करूं या फिर BSE 30 से स्टार्ट करूं, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें जो मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर्स की, तो टॉप 30 कंपनीज को चुना जाता है और टॉप 30 कंपनीज के बेस पर जो उनकी फ्री फ्लोट होती है, यानी कि जो नॉन प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग होती है, उसके बेस पर उनको चूज करके जो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं और वहां पर उनको क्लब करके एक इंडेक्स बनाया जाता है, उनका एवरेज निकाल के इंडेक्स बनाया जाता है। और जिस तरीके से फिर वो कंपनीज आगे मूव करती हैं तो ये माना जाता है मार्केट ऊपर मूव कर रही है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इन इंडेक्स का पर्पस क्या है। इन इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स बेसिकली इस ग्रुप को ही कहते हैं। जैसे BSE 30 जिसको सेंसेक्स कहते हैं, तो सेंसेक्स अपने आप में एक इंडेक्स है। ऐसे निफ्टी 50 जिसको निफ्टी सिर्फ निफ्टी भी कहते हैं, वो 50 कंपनीज से बना होता है, तो वो अपने आप में एक इंडेक्स है। तो यहां पर BSE 30 जो सेंसेक्स है उसका बनाने का पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। अब इस बात का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि BSE में तो 5000 के आसपास शेयर्स लिस्टेड हैं। अब 5000 शेयर्स को इस तरीके से ट्रैक करना कि ओवरऑल मार्केट कैसा काम कर रही है, कैसा नहीं कर रही है, इट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन इन जनरल, तो ये कहना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक ग्रुप बनाया जाता है कि मेन सेक्टर्स, जो बड़े सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। उन बड़े सेक्टर्स में जो मेन कंपनीज हैं, नंबर 1, नंबर 2 या मैक्सिमम नंबर 3, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उन सबको एक जगह क्लब किया जाए और उनका एवरेज देखा जाए कि ये कंपनीज ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। तो वो 30 कंपनीज के बेस पर ही ये चीज डिसाइड होती है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो लगभग अब से 40 साल पहले सेंसेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और अभी 48,000 के आसपास है, तो सेंसेक्स 480 गुना हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, स्टॉक मार्केट सट्टा, उनके लिए है एक्चुअल में जिनको स्टॉक मार्केट में काम करना नहीं आता। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि हर एक वो काम जिसकी हमें नॉलेज नहीं है और हम बिना नॉलेज लिए किसी काम को करते हैं तो वो सट्टे का रूप ही लेती हैं। चाहे वो प्लम्बिंग का काम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, और चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं और चाहे वो लॉयर्स हैं, मींस एनी वन, अगर वो काम नहीं आता है और हम उस काम को करने लगे तो वो सट्टा कहलाता है। तो स्टॉक मार्केट में भी सट्टे का नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसकी प्रॉपर एजुकेशन लिए बिना, जो कि एक्चुअल में फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है इसकी, लिए बिना अगर हम इसमें आते हैं और सीधा सीधा ट्रेड करना शुरू करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, इनसफिशिएंट कैपिटल से शुरू करते हैं, तो वहां पर फिर ये सट्टे का रूप ले लेती है, क्योंकि वहां नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम तरीके से नहीं करते इस काम को। तो इंडेक्स का जो मेन पर्पस है वो यही है कि इसमें टॉप 30 कंपनीज को चूज किया गया है सेंसेक्स में और उनके एवरेज पर देखा जाता है। तो सपोज किसी पर्टिकुलर डे में 30 में से 20 कंपनीज तो ऊपर गई लेकिन 10 कंपनीज नीचे गई, और जो 20 कंपनीज ऊपर गई उनका जो बढ़ने का एवरेज था वो 10 से ज्यादा था, तो ओवरऑल वो पूरे 30 कंपनीज की परफॉर्मेंस देखी गई, तो सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर गया। तो ऐसा कभी भी नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली है कि अगर सेंसेक्स ऊपर गया है और अगर निफ्टी 50 ऊपर गया है तो सारी ही कंपनीज ऊपर गई होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सेंसेक्स तो ऊपर गया लेकिन अपना पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया, बल्कि अपना पोर्टफोलियो माइनस में चला गया, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सेंसेक्स तो नीचे गया लेकिन अपना पोर्टफोलियो ऊपर चला गया। तो यह बात बहुत बार सुनने में आती है कि यार सेंसेक्स तो ऊपर जाए जा रहा है लेकिन अपनी कंपनीज तो हिल ही नहीं रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो में वो 30 कंपनीज नहीं है जो सेंसेक्स को बनाती हैं, या फिर निफ्टी की वो 50 कंपनीज नहीं है जो सेंसेक्स को बनाती
बनाती है। अब पॉइंट यहां पर यह आता है कि अगर सपोज मार्केट लगातार ऊपर जाती है और सेंसेक्स लगातार ऊपर जाता है, लेकिन हमें हमारे पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जाते, तो अब हम कैसे करें कि हमारा भी सेंसेक्स के साथ मार्केट में फायदा होना शुरू हो जाए? तो उसका सिंपल सा एक तरीका यह है कि BSE 30 का भी ETF होता है, निफ्टी 50 का भी ETF होता है। अब ETF किसे कहते हैं? ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये एक फंड है जो निफ्टी के साथ ही ऊपर चलेगा और निफ्टी के साथ ही नीचे आएगा, BSE के साथ ही ऊपर चलेगा, BSE के साथ ही नीचे आएगा। क्योंकि इस फंड को इसी तरीके से इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके उन सारी 30 और या 50 कंपनीज में इक्वल उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूशन करके इन्वेस्ट किया जाता है, जिस प्रोपोर्शन में उन निफ्टी 50 में या BSE 30 में उन कंपनीज की वेटेज होती है। और ये वेटेज जो कैलकुलेट होती है ये फ्री फ्लोट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। अगर फ्री फ्लोट ज्यादा है तो उसकी वेटेज ज्यादा होती है, और अगर फ्री फ्लोट कम है तो उसकी वेटेज कम होती है। अब फ्री फ्लोट किसे कहते हैं? फ्री फ्लोट कहते हैं जो नॉन प्रोमोटर्स होल्डिंग होती है। अगर सपोज किसी कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60% है तो बचा हुआ जो 40% होता है उसको फ्री फ्लोट कहते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो यहां पर इस बिल्कुल भी कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है कि मार्केट तो इतनी ऊपर जाए जा रही है, इतनी ऊपर जाए जा रही है, हमारा पोर्टफोलियो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इस तरह की बातें अक्सर होती हैं कि हमने पैसे तो लगाए होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और निफ्टी ऊपर जा रही होती है, और हम ये कहते हैं कि यार अपना पोर्टफोलियो तो पिछले 2 साल से वहीं पड़ा है और निफ्टी ने तो न्यू हाई पे न्यू हाई बनाते जा रही है। तो यहां पर इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसको निफ्टी 50 से कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसको निफ्टी स्मॉल कैप से ही कंपेयर करना चाहिए या BSE स्मॉल कैप से ही कंपेयर करना चाहिए। सेम वे में हमारा बैंक निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी में हमारी 8-10 जो बैंक हैं, जो सबसे बड़े बैंक हैं, उनकी वेटेज होती है। उसमें HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक, SBI बैंक, इस तरीके के जो बड़े बैंक्स हैं वो होते हैं, और वो भी फ्री फ्लोट के हिसाब से ही उसमें होते हैं। और वो बैंक जब ऊपर जा रहे होते हैं सारे ऑन एन एवरेज, तो ये निफ्टी ऊपर जा रही, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा होता है, और जब वो नीचे आते हैं तो वो नीचे जा रहा होता है। और यहां पर बैंक का निफ्टी से सीधा सीधा कोरिलेशन नहीं है बैंक निफ्टी का। हाँ, निफ्टी में बैंक निफ्टी की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 30-35% है, काफी ज्यादा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपने आप में सबसे बड़ा सेक्टर है आज की डेट में ओवरऑल अगर हम इंडेक्स की बात करें। तो यहां पर इस तरीके से काम होता है। तो जब कभी हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाना या नहीं लगाना समझ में नहीं आए, तो सबसे आसान सा तरीका है कि हम निफ्टी 50 के ETF में पैसे लगा लें या फिर हम BSE 30 के ETF में पैसे लगा लें। और अगर सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज्यादा नीचे हैं, लेकिन कौन सा बैंक स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नहीं जाएगा यह समझ में नहीं आ रहा है, तो बैंक निफ्टी का एज ए इंडेक्स क्योंकि ऊपर जाना हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि बैंकिंग तो ऊपर चलेगा ही जैसे ही सब चीजें ठीक होती हैं, बैंकिंग ऊपर जाना शुरू होता है, क्योंकि बैंकिंग के बिना चीजें काम नहीं करती ठीक से। तो जब कुछ समझ नहीं आए तो बैंक निफ्टी का ETF ये भी अवेलेबल है, हम उसको परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ETF कहां कहां पर होता है। ये ETF जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो बनाती हैं। मैं ETF को लेकर एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो सेपरेट बना दूंगा, लेकिन अभी इस चीज की क्लैरिटी के लिए कि अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है। एक और तरीका आता है, वो ये आता है कि हम निफ्टी 50 में फ्यूचर परचेज कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं, लेकिन वो अगेन एक अलग से कंप्लीट टॉपिक होगा जो डेरिवेटिव्स में हम लोग कवर करेंगे, तो उसको वहां पर चेक कर लेंगे। और सेम वे में निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब यह होता है कि निफ्टी में NSE में जितनी 50 अलग अलग सेक्टर्स के मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं उनका एक ग्रुप बना लिया, उनसे नीचे की जो 50 नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं उनका एक अलग ग्रुप बना लिया। निफ्टी 50 नेक्स्ट को पहले जूनियर निफ्टी कहते थे, अभी निफ्टी 50 नेक्स्ट कहते हैं, यानी कि जो टॉप 50 से नेक्स्ट 50 कंपनीज हैं। तो अगर हम ओवरऑल टोटल बिग कंपनीज की बात करें तो हम अगर निफ्टी 50 एंड निफ्टी 50 नेक्स्ट को अगर 100 कंपनीज को कवर करें तो ये लगभग बड़ी कंपनीज हैं, इनमें मिड कैप्स नहीं आते, क्योंकि मिड कैप के लिए उनसे नीचे की कैटेगरी है जहां पर निफ्टी 100 मिड कैप भी होता है, निफ्टी मिड कैप 50 भी होता है, तो वो अलग अलग हैं। इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं। तो अगर इंडेक्स की प्रॉपर किसी सेक्टर की परफॉर्मेंस चेक करनी है या फिर टेक्निकल एनालिसिस भी करनी है किसी पर्टिकुलर सेक्टर की, तो उन सबके अलग अलग इंडेक्स बने हुए हैं। तो निफ्टी IT इंडेक्स भी है, निफ्टी FMCG इंडेक्स
भी है, निफ्टी मेटल इंडेक्स भी है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी है, निफ्टी बैंक इंडेक्स भी है, निफ्टी 50 भी है, जूनियर निफ्टी। तो इस तरह के बहुत सारे इंडेक्स बने हुए हैं और उन्हीं से पूरी की पूरी परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। समटाइम्स क्या होता है कि टेक्निकल चार्ट पर बहुत सारी चीजें इस तरह से क्लैरिटी दे देते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी वहां पर नजर आ जाती है, फिर हम उसमें जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस बात को सुनो कि सेंसेक्स ने मार्केट में इतनी उछाल ली या फिर निफ्टी 50 आज तक के सबसे उछले स्तर पर है या फिर 52 वीक हाई पर है या 52 वीक लो पर है, यहां 52 वीक हाई और लो का मतलब पिछले 52 वीक के हाई और लो से होता है, यानी कि पिछले एक साल में जो आज से पिछला एक साल है 365 दिन है पिछले, उनके हाई लो से होता है, ना कि किसी कैलेंडर ईयर से या किसी फाइनेंशियल ईयर से, उस चीज से नहीं होता। 52 वीक हाई और लो का मतलब एकदम यहां से पिछले जो 12 महीने हैं और जो पिछले एग्जैक्टली 365 दिन है, बेसिकली 365 दिन में छुट्टियां भी काउंट होती हैं तो वर्किंग डेज उसमें कम होते हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीजें काउंट होती हैं। तो यहां पर क्लैरिटी मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी कि निफ्टी 50 या निफ्टी या सेंसेक्स 30 या सेंसेक्स या BSE 30 और सेंसेक्स एक ही बात है, निफ्टी एंड निफ्टी 50 एक ही बात है, फिर निफ्टी 50 नेक्स्ट होता है, फिर निफ्टी मिड कैप 50 भी होता है, 100 भी होता है, फिर निफ्टी 500 भी होता है एक, जिसमें निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज होती हैं। तो अगर हमें यह सोचना है कि विवेक भाई कितने चार्ट्स को हमें एनालाइज करना चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो निफ्टी 500 चार्ट्स हैं, जो निफ्टी 500 कंपनीज हैं, उन सबके चार्ट्स में एक बार गो थ्रू कर लेता हूं। उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें हार्डली मुश्किल से आप मान के चलो कि आधे घंटे में सारे चार्ट्स स्क्रूटनाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बात होती है। जब हमें अच्छी प्रैक्टिस होती है तो वो सारी चीजें स्पीड से हो जाती हैं। इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई थी, अगर आप चेक करोगे, ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल एंड ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल पार्ट 2, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। और जहां तक निफ्टी 50 कंपनीज की बात है या फिर BSE 30 की बात है, मैं इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आज की डेट में इनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो ये सारी बड़ी कंपनीज हैं। अगर जैसे हम स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं कि हमने स्टार्ट करना है, सारा एनालिसिस करना, स्टडी करना, तो कहां से शुरुआत करें? तो शुरुआत करने का सबसे आसान सा तरीका है BSE 30, जिसको सेंसेक्स कहते हैं, उनकी जो 30 कंपनीज हैं उनको उठाओ, उनकी बैलेंस शीट चेक करो, डेटा चेक करो, उनके टेक्निकल एनालिसिस में चेक करो, उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। और सबसे जो शुरुआत करनी है, सबसे बेसिक शुरुआत करनी है, वो है गूगल पे जाके सर्च करो, और गूगल पे जाके सर्च करके उनकी वेबसाइट पे जाओ, कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, और कंपनी की वेबसाइट पर जितनी भर भी इंफॉर्मेशन है सारी वहां से रीड करो। आपको पता चलेगा कौन सी कंपनी कौन सी सर्विस देती है और कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। कई बार अगर आप डाबर की वेबसाइट पर जाकर पता चेक करोगे तो आपको इतने सारे नए ब्रांड्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि अच्छा डाबर इस चीज को भी बनाती है, मींस डाबर ये चीज भी बनाती है, ये कब बनाना शुरू किया? तो आपको ये चीज पता चलेगी आप अगर उसको जाके सर्च करोगे, क्योंकि जनरली तो यही देखा जाता है कि डाबर या तो हाजमोला बनाती है या फिर च्यवनप्राश बनाती है या फिर ऐसी एक दो चीजें और, लेकिन बहुत सारे डाबर के प्रोडक्ट्स हैं जो आज के डेट में कंसिस्टेंटली यूज हो रहे हैं। और इस तरह की कंपनी जब नए नए प्रोडक्ट्स निकालती रहती हैं, उनके पास अच्छे ब्रांड वैल्यू होते हैं, तो बहुत आगे तक जाती हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक पे यहां डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आज की टॉपिक को यहीं सम अप करते हैं, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठीक 5 बजे। और इस सीरीज को हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे सारी नॉलेज हम लोगों को आती रहेगी। दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये एजुकेशनल सीरीज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दोस्तों के लिए भी है, क्योंकि सभी ने आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच।